यार एक बात बताइए। अच्छा, तो आज हमें करना ये है कि अपनी एपीआई जो एमवीसी के स्ट्रक्चर में जो हमने बनाई थी उसको फॉलो करके जो है हमें उसके अंदर डेटाबेस को भी लगाना है, उससे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो मेरा वीएस कोड जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है बुक एपीआई के नाम से, और ये जो बुक एपीआई का फ़ोल्डर है ये बिल्कुल एम्प्टी है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा, लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एन पी एम इन इट और -y, ताकि पैकेज डॉट जी एन पी एम इन इट -y, ताकि पैकेज डॉट जेसन बना पाऊँ। अच्छा, पैकेज डॉट सर जेसन। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन। अच्छा, तो पैकेज डॉट जेसन जो है वो यहाँ पर बना लिया है, और यहाँ पर जो है वो नेम वर्जन जो इसकी चीज़ें होती हैं वो आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पैकेज और इंस्टॉल करना है, और वो है npm i एक्सप्रेस। npm i एक्सप्रेस लिखकर मैं एक्सप्रेस जेस का पैकेज इंस्टॉल करूंगा। अच्छा, ये एक्सप्रेस वाला पैकेज जो है वो तो इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, npm क्लियर करके कर लेता हूँ मैं। अब पैकेज है @types /node, और एक और है भी है @types /express। और ये दोनों किसके लिए? डेव डिपेंडेंसी के लिए। कोड लिखते टाइम चाहिए मुझे ये दो, तो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। चलें, इंस्टॉलेशन हो गई, दोनों की हो गई। इसको कंफर्म करते हैं पैकेज डॉट जेसन में जाकर। डेव डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस नोड दोनों है, और डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इंडेक्स डॉट जेएस की हम बनाएंगे एक फाइल। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना ली, और इसके अंदर हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, जी, रिक्वायर, और इसके बाद एक्सप्रेस। तो यहाँ नीचे इसे इंस्टेंशिएट कराते हैं हम। तो ऐप एक्सप्रेस इसे चला दिया, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बनाते हैं अपनी एपीआई। तो ऐप डॉट गेट, और ये जो एपीआई है ये बनेगी, इसके अंदर दो पैरामीटर है, एक है रिक्वेस्ट का और एक है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और अभी फिलहाल इसमें से मैं रिस्पॉन्स बैक कर रहा हूँ क्या, रिस्पॉन्स दो जेसन में, और जेसन में एक हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं मैसेज का, जो कहता होगा कि आई एम गेट रिस्पॉन्स। और एक काम ये करते हैं कि एक मिडलवेयर बनाते हैं, और मिडलवेयर के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है ऐप डॉट यूज़ का। और ये जो मिडलवेयर है ये बनाते हैं यहाँ पर, एक फंक्शन है ये, इसका नाम है, मिडलवेयर नाम है इसका, इसका नाम मैं रखता हूँ ग्लोबल मिडलवेयर। और ये जो आपने बनाया है फंक्शन, तो इसमें आप दे दें रिक्वेस्ट
रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है इसका जो ये नाम है, इसको मैं क्या करूंगा, इस नाम को कट करके और यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट। ये नाम वेरिएबल की तरह यहाँ पर लिखकर इसको क्या बना दूंगा मैं, वेरिएबल वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। और थोड़ा सा अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो आप फंक्शन भी हटा दें यहाँ से और यहाँ पर लगा दें ये। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर जस्ट आपको console डॉट लॉग कराना है और इसमें कहना है कि आई एम ग्लोबल मिडल वेयर, और यहाँ हम दे देते हैं एक इमोजी। कोड भी डिफाइन करते हैं सर। और उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर यूज करेंगे नेक्स्ट का, ताकि वो मिडल वेयर जो है वो आगे आपके एपीआई पर चला जाए। अच्छा, ये जो है आपका ये यहाँ पर आएगा, ताकि आपने एक मिडलवेयर बनाया है तो वो मिडलवेयर ग्लोबल मिडलवेयर है, तो वो जितनी भी एपीआईज बनेंगी सब पर तो लगेगा ही लगेगा। और वो नेक्स्ट बस कंसोल करके आगे एपीआई की तरफ रिक्वेस्ट को भेज देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं पोर्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 8000, और इसको लिसन करवाते हैं, ऐप डॉट लिसन पोर्ट। और यहाँ पर हम फंक्शन बनाकर बता देते हैं कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। चलें, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने सब बना लिया, ये लिसन भी कर रहा है, एपीआई भी है इसमें, मिडलवेयर भी है और ये भी है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने सर्वर को रन करते हैं। तो जो मेरा सर्वर है वो रन होगा नोड हाइफन हाइफन वॉच नोड, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को चलाओ। ठीक है, सर्वर चल रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थंडर क्लाइंट पर आने, और थंडर क्लाइंट मैं चाह रहा हूँ कि मैं थंडर क्लाइंट का यूज़ जो है वो ना करूँ, तो मैं पोस्टमैन का यूज़ करूँ। तो मैं पोस्टमैन को ना, क्योंकि मेरे पास पोस्टमैन है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर पोस्टमैन डाउनलोड पर, गूगल पर मैंने लिखा है पोस्टमैन डाउनलोड, और यहाँ पर डाउनलोड पोस्टमैन पर आते हैं। यहाँ पर है विंडोज़ 64 बिट, वो मुझे दिखा रहा है, इसे क्लिक करते हैं। और यहाँ क्लिक करने पर यहाँ एक फाइल आ चुकी है जो कि इंस्टॉल हो रही है। वेट करते हैं थोड़ा 50 सेकेंड। ये वाली फाइल जो है ये इंस्टॉलेशन की फाइल है इसकी। चलें, ये इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो मेरे सामने आ जाए और मैं फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लूँ। अच्छा, ये पोस्टमैन है और ये कह रहा है कि कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैं अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा। और साइन अप फॉर फ्री है, यहाँ पर है ओपन लाइट वेट एपीआई क्लाइंट, साइन अप फॉर फ्री। अच्छा, तो साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो ये कहता है कि कुछ तो कहता है ये। ठीक है, लॉगिन विद गूगल करता हूँ मैं। साइन अप विद गूगल है, सॉरी लॉगिन विद गूगल नहीं है। साइन अप विद गूगल करते हैं और यहाँ पर ओ ओथ से कंफर्म करते हैं। ठीक है, ओपन पोस्टमैन।
तो मैं अपने पोस्टमैन के इसमें आ गया, इन्वायरमेंट में, और ये मुझसे अलाउ करने कह रहे हैं, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ। चलें, इसे पोस्टमैन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऊपर एक ओवरव्यू का टैब है, इसे बंद करते हैं। और क्या है, यहाँ पर प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन को क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर गेट है, तो मेरी जो एपीआई बनी हुई है, और सर्वर भी रन हो रहे हैं ना, एक दफ़ा देख लेता हूँ मैं। जी, सर्वर रन हो रहे हैं। तो मेरी जो एपीआई बनी हुई है वो गेट से बनी हुई है, और लोकल होस्ट 8000 पर बनी हुई है। तो आइए ज़रा यहाँ पर ना हम लोकल होस्ट 8000 को गेट के ऊपर सेट कर दें। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको देखने में परेशानी हो रही होगी। और इससे साइड वाले को भी साइड में कर दें। ठीक है, लोकल होस्ट 8000 और गेट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। तो मुझे मिला एक जवाब जो कि है आई एम गेट रिस्पॉन्स। ठीक है। और हम मिडलवेयर को भी चेक करते हैं, क्या मिडलवेयर आया। आई एम ग्लोबल मिडलवेयर। ठीक है, तो सब ठीक चल रहा है। वो पोस्टमैन भी काम कर रहे हैं, और ये भी जो है वो ठीक ही चल रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग अलग फोल्डर में चीज़ें उठा कर रखनी है, जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर वो रखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक मिडलवेयर। मिडलवेयर्स कर देते हैं ऐसे। अच्छा, ये जो मिडलवेयर है, ये आपका जो ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को जो है मैं कट करूँगा। और मिडलवेयर के अंदर एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्लोबल मिडलवेयर .js की फाइल है ये। और इसके अंदर इसे लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो क्या करूँगा मैं, एक्सपोर्ट्स डॉट, और वहाँ इसे यूज़ कर सकता हूँ ना। तो इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं, यहाँ पर ये जो मेरा मेन इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर वाली फाइल है, इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नाम को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं और रिक्वायर करते हैं। अच्छा, रिक्वायर करने के लिए वो मुझे खुद ही बता देगा। मुझे जस्ट क्या करना है, डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, मिडलवेयर के अंदर जाओ, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इस फाइल के अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ से मिडलवेयर आ जाना चाहिए। कंफर्म करते हैं दोबारा चलाकर। तो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो आई एम ग्लोबल मिडलवेयर बिल्कुल आ रहा है, आई एम ग्लोबल मिडलवेयर। ठीक है, तो मिडलवेयर तो ठीक है। यहाँ पर एक कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, मिडलवेयर। अच्छा, अब बारी है हमारे राउट को बनाने की। तो राउट्स के नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, और राउट्स के फोल्डर के अंदर हम बनाते हैं एक बुक के नाम से राउट, बुक डॉट राउट डॉट जेएस। अच्छा, ये फाइल अभी खाली है, मिडलवेयर वाली फाइल मैं बंद कर रहा हूँ। ये जो फाइल है ये खाली है अभी। और जो मेरा फंक्शन है वो है ये ये पूरा ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मैं करता हूँ कट, और कट करके बुक के राउट में ले जाकर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, फिर 3 4 5 6 लाइनों का गैप देकर ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लेता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ कॉन्स्ट राउट, या राउटर बना लें, या राउट बना लें, राउटर बना लेते हैं, राउटर जो कि है कहाँ से आ रहे हैं, एक्सप्रेस के राउट से आ रहे, राउटर से आ रहे।
ठीक है, तो अब इस राउटर को ऐप की जगह रिप्लेस करेंगे, ऐप को मिटाएंगे, राउटर लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस राउटर को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स और राउटर को एक्सपोर्ट कर देना है। चले, अब यहाँ वापस से अपनी सर्वर वाली फाइल में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं ऐप डॉट यूज। तो ये जो ऐप डॉट यूज है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक देना है यूआरएल और एक देना है अपने राउटर डॉट इस फंक्शन को। तो ये कैसे कर पाएंगे हम, ये हम इस तरह कर पाएंगे कि जो कॉन्स्ट, अच्छा तो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, और इसको मैं नाम दूंगा बुक राउट, और रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर करके मुझे इसे मंगवाना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश राउट्स के फोल्डर में जाओ, और बुक डॉट राउट के अंदर से इसे लेकर आओ। तो वो लेकर आएगा बुक डॉट राउट को, और बुक डॉट राउट जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और अपने लोकल होस्ट के साथ, मतलब लोकल होस्ट 8000 के ऊपर अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो बुक राउट पर जाएगी, और बुक राउट पर भी यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 ही लिखा है, और यहाँ से ये चलना चाहिए। तो मैंने जो भी अभी राउट बनाया है, इसको टेस्टिंग करके देखते हैं, और यहाँ पर भी इसे लिख देते हैं कि ये है राउट्स। चलें, तो पोस्टमैन पर चलते हैं और सेंड करते हैं। जवाब आ गया, ज़बरदस्त। और यहाँ पर मिडलवेयर भी चल गया, तो राउट भी हमारा सक्सेसफुली बन गया, राउट भी बन गया और मिडलवेयर भी हमने बना लिया। और ये लिसन कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें ऊपर हैं, तो हमने राउट तक तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, राउट के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो अब हमें कंट्रोलर बनाने, कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर के अंदर आप बनाएंगे बुक, बुक्स बना लें, बुक्स कंट्रोलर डॉट जेएस। अच्छा, ये फाइल अभी खाली है, ठीक है। तो बुक के राउट का जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप बहुत ध्यान से यहाँ से उठाएंगे राउट से, और कंट्रोलर में ले जाकर इसे रख देंगे। अच्छा, अब आपको इसको एक वेरिएबल में रखना है। ये करता है क्या है, ये जितने भी किताबों का डाटा है ना, ये सबका जो भी डाटा है वो कंप्लीट डाटा ला कर देता है ये आपको। तो इसको मैं अभी नाम दे रहा हूँ, हालांकि वो नाम सेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी नाम दे रहा हूँ, कॉन्स गेट ऑल बुक। ठीक है, तो मैंने इसको क्या नाम दिया है, गेट ऑल बुक के नाम से मैंने यहाँ पर एक बना दिया है। और इसे कॉन्स को हटाकर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट। अच्छा, इस नाम को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं अपने राउट के अंदर इसे रिक्वायर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं रिक्वायर करूँगा कर्ली ब्रैकेट में एग्जैक्टली उसी नाम से, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर। और अच्छा, रिक्वायर मुझे करना कहाँ से, तो मैं फॉरवर्ड डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो मुझे ये कोई भी सजेशन नहीं देता है। इसके मतलब मुझे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाना चाहिए, और फिर मुझे जाना चाहिए कंट्रोलर में, और फिर दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश लगाना चाहिए, फिर जाना चाहिए बुक डॉट कंट्रोलर के अंदर। और जो ये गेट ऑल बुक है, अब मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो जो मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने ये किया कि जो राउट का फंक्शन था वो कंट्रोलर के अंदर रख दिया है।
अब मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, दोबारा से पोस्टमैन बनाऊंगा, सेंड करूंगा, फिर से जवाब आ गया। और मिडलवेयर भी चेक करते हैं, ये भी चल रहा है। इसके मतलब क्या हुआ कि हमने कंट्रोलर, राउट और मिडलवेयर और अपने इंडेक्स डॉट जेएस की जो फाइल है, ये बना ली और ये काम कर रही है। जी, तो यहाँ पर ना क्या हुआ कि इंडेक्स डॉट जेएस की ये फाइल ओपन है। और अब हम अपने डेटाबेस की तरफ जाएंगे। डेटाबेस के लिए मुझे रूट पर, मैं सारी फाइलें बंद कर रहा हूँ, सारी फाइलें बंद कर दी, सब कोलैप्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है मैं एक बनाऊंगा डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML की फाइल। और ये जो डॉकर है, मतलब डॉकर कंपोज की जो ये फाइल है, इस फाइल के अंदर आप लिखते हैं सबसे पहले सर्विसेज। आ भी रहे हैं यहाँ पर, सर्विसेज आ गया। फिर इसके अंदर आप लिखेंगे पोस्टग्रेस। अच्छा, लिखने में ना गलती हो सकती है हमसे, तो एक काम करते हैं, मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई हुई है, तो हम चलते हैं उस रिपॉजिटरी के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो उठा सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी उठा सकते हैं। पहले मैं रिपॉजिटरी ओपन करता हूँ। तो हम आ जाएंगे डॉक्स में। डॉक्स के बाद हम आ जाएंगे नोड जेएस में। नोड जेएस के बाद हम आ जाएंगे पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल के अंदर, 06 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको ये देखें यहाँ पर ना, सर्विसेज, पोस्टग्रेस, इमेज, पोर्ट नंबर, एनवायरनमेंट, यही चाहिए हमें और इसी फॉर्म में चाहिए। इसको मैं करता हूँ कॉपी, पहले तो मैं आपको इसका लिंक देता हूँ। कॉपी करते हैं और आपको मैं जूम की चैट में इसे दे देता हूँ ताकि आप भी यहाँ से उठा लें। अच्छा, कॉपी किया और आकर डॉकर कंपोज की फाइल में जो लिखा था उसको डिलीट किया और ये लाकर लगा दिया। इंडेंटेशन में थोड़ा सा मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ, सर्विसेज सही लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेस भी बिल्कुल ठीक है, पोर्ट भी सही है, एनवायरनमेंट भी सही है, और ये सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, बिल्कुल सही से लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि .env जो है उसे इंस्टॉल करना है। और मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा, एक नया टर्मिनल यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और इसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा npmi.env। अच्छा, ये .env का एक पैकेज है, तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन है, पोस्ट ग्रेस है। एक काम करते हैं, माई डीबी इसका नाम है डेटाबेस का, इसको मैं करता हूँ, नाम को क्या करता हूँ, बुक स्टोर। अभी तो मेरा कंटेनर रन नहीं हुआ है, अभी तो मैंने ये YAML की फाइल लिखी है, अभी ये कंटेनर रन होगा तो इस नाम से होगा। अच्छा, अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि हमें ड्रेजल को देखना चाहिए। तो आप आ जाएं वापस से इसी के अंदर, और गेटिंग स्टार्टेड 05 से स्टार्ट हो रही है, इसमें आप पहले YAML फाइल लिखते हैं, उसके बाद क्या है, फिर आपसे कहा जाता है कि कंटेनर को आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो कंटेनर को स्टार्ट जो है हम कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल हमें चाहिए कि हम ड्रिजल जो है, इस ड्रिजल को, इस फोल्डर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें हम। तो या इस सीक्वेंस से चलें, मेरा ख्याल है हमें सीक्वेंस से चलना चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या किया है कि अपनी रैपो को फॉलो जो है करने का डिसीजन लिया है, और यहाँ पर हमने YAML फाइल तो लिख ली है। और इस YAML फाइल के बाद ये कह रहा है कि आप पहले नोट करें कि 5432 जो पोर्ट नंबर है आपका, जो कि YAML फाइल में आप देख भी सकते हैं, 5432, इस पोर्ट नंबर पर ऑलरेडी कोई कंटेनर रन नहीं होना चाहिए। तो आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर को, डॉकर डेस्कटॉप को चलाना पड़ेगा। पहले हम अपने कंटेनर को बंद करें अगर है तो,
नहीं है तो ठीक है तो बंद करें। सर बंद करना जरूरी है? अच्छा, मेरा डॉकर जो है वो डॉकर डेस्कटॉप ओपन हो गया है। यहाँ पर इमेजेस में जाते हैं पहले, तो पोस्टग्रेस की एक इमेज रन हो रही है, लेकिन कंटेनर पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखें, ये कंटेनर है ओआरएम का। ये ओआरएम का जो कंटेनर है, ये वैसे तो बंद पड़ा हुआ है। तो बंद पड़ा हुआ है तब भी कोई मसला नहीं है, चलता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है ना, इस ओआरएम को अगर आप खोलें तो ये 5432 पर ही चल रहे हैं। बेहतर है मैं इसे अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। वैसे भी बंद है ना अगर ये, तो ये आपको परेशान नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट को यूज ही नहीं कर रहे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको डिलीट कर दिया। सर तो इस पोर्ट पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो डिलीट तो नहीं कर सकते ना? पोर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब? नहीं, आपका जो यानी ये और पोर्ट भी है फाइल, फोल्डर्स। पोर्ट कोई मेमोरी थोड़ी है जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट सेव होते हैं। नहीं सर, प्रोजेक्ट्स। तो मैंने अपना कंटेनर ही डिलीट कर लिया, 5432 वाला। अच्छा, तो वापस आते हैं। अब रन दिस कमांड इन योर टर्मिनल टू स्टार्ट द डेटाबेस कंटेनर। तो आप डॉकर कंपोज अब और हाइफन डी, डी स्मॉल है, इसकी कमांड को कॉपी करके वीएस कोड में अपने डॉकर को, मतलब अपने कंटेनर को चलाएंगे, तो वो एक कंटेनर रन करेगा। मैं इस कंटेनर को चला रहा हूँ, ये इमेज को पुल करके कंटेनर रन कर दिया है इसने। ये ऐसा कह रहा है कि इसने कर दिया। तो आए चलें इसको पहले देख लेते हैं। डॉकर डेस्कटॉप में एक बुक एपीआई के नाम से कंटेनर जो है वो बिल्कुल चल गया है। और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो 5432 का जो पोर्ट है वो इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप को मिनिमाइज करते हैं और अपने टर्मिनल को बंद करते हैं और आते हैं अपने गिटहब के रिपॉजिटरी पर। यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप है वो है वेरीफाई ओपन डॉकर डेस्कटॉप। मतलब हमने वेरीफाई भी कर लिया है, हमने डेस्कटॉप डॉकर डेस्कटॉप ओपन किया, वहाँ पर देखा जाकर, तो वहाँ पर बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्टेप नंबर 2, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज योर फाइल, क्रिएट योर फोल्डर टू मैच दिस स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, ये आपका रूट है, रूट के अंदर ड्रिजल बनाएंगे हम। तो मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक रूट पर न्यू फोल्डर लेकर ड्रिजल बना लेता हूँ। और क्या कहता है ये कहता है कि आप ड्रिजल के अंदर स्कीमा बनाएंगे, तो वो बात की बात है, पहले बाहर वाले बना लेते हैं। अच्छा, ड्रिजल के साथ मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखें, ड्रिजल के बिल्कुल साथ आप एक डीबी बनाएंगे। तो चलें डीबी को बना लेते हैं, एक डीबी का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, डीबी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, ये बाद में हम बना सकते हैं। उसके बाद है आप ईएनवी बनाएंगे, डॉट ईएनवी। तो चलें डॉट ईएनवी बना लेते हैं। यहाँ पर एक फाइल है डॉट ईएनवी, फोल्डर नहीं है, तो डॉट ईएनवी की फाइल भी बना ली। और ड्रिजल कॉन्फ़िग की फाइल बनाएंगे, ड्रिजल कॉन्फ़िग डॉट जेएस की फाइल, इसके नाम को कॉपी किया, ये भी फाइल है, ये मैंने फाइल बना लिया ड्रिजल कॉन्फ़िग डॉट जेएस की फाइल। बाकी डॉकर कंपोज YML हमारा जो है वो, हमारी ये फाइल बनी हुई है, और पैकेज डॉट जेसन भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो स्टेप नंबर 3 में ये कहते हैं कि इंस्टॉल करें डिपेंडेंसीज। कौन कौन सी डिपेंडेंसी, ड्रिजल ओआरएम को इंस्टॉल करना है, पीजी को सर इंस्टॉल, दो फाइल्स रहती हैं ऊपर, दो फाइल्स इंडेक्स और रहती हैं। ये जो फाइल है ना, ये मैंने कहा स्कीमा। है कि बाद में बनाऊंगा। ओके सर। अच्छा, तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको पहले समझा दूं। ये देखें, इसका एक स्ट्रक्चर है, ये लाइन आपके रूट की है, और ये लाइन जो है ये वाली आपके बाहर रूट के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसकी है। इसके अंदर स्कीमा डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस है। तो मैंने बोला अंदर वाली चीज़ मैं बाद में बनाऊंगा, बाहर वाली तो सब बना लिया ना, ड्रिजल भी बनाया, डीबी भी बना लिया, डॉट ईएनवी, ड्रिजल कॉन्फिग डॉट जेएस, डॉकर कंपोज पहले ही बनी हुई है ये फाइल, और पैकेज डॉट जेसन भी बनी हुई है मेरे पास। तो नीचे आते हैं। अच्छा, अब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने हैं, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, npm i drizzle orm postgres और डॉट env। डॉट env मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ,
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तीन चीज़ें, सॉरी, आप इसको वैसे कॉपी भी करके दोबारा चला दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने कॉपी किया और एंटर कर दिया, अब वो रिजल्ट ORM PG और .env तीनों को अपने हिसाब से इंस्टॉल कर दी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, तीन डिपेंडेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक ORM ट्रांसलेटर है, ये पोस्टग्रेस ड्राइवर है, और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल मैनेजर है .env। ठीक है, तो हमें इसके बारे में भी डिटेल मिली। अब स्टेप नंबर 4 में हमें ये करना है कि क्रिएट अ .env एंड कनेक्ट। अब .env को बनाते हैं, तो .env को बनाने के लिए, मतलब .env तो ऑलरेडी आपने फाइल बना ली है, उसके अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है रोमन उर्दू में कि ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन है, स्ट्रिंग है, और इसको लिखने का तरीका भी आपको बताए। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसे कॉपी कर लें, .env की फाइल में आए और इसे पेस्ट कर दें। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ, जैसे कि ये, और फॉर्मेट को हम जो है वो फॉलो करेंगे। फॉर्मेट कहते हैं पहले पोस्टग्रेस लिखें, ठीक है, फिर कहता है यूज़र जो है वो लिखें। अभी ये यूज़र कहाँ से मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा YAML की फाइल से। अच्छा, यूज़र में है पोस्टग्रेस, इसको मैं करता हूँ एक दफ़ा कॉपी, और यूज़र की जगह पर वैसे तो लिखा हुआ है, जाकर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यूज़र के बाद कहता है कि पासवर्ड लिखें। पासवर्ड देखता हूँ क्या लिखा है मैंने, पासवर्ड है एडमिन। ठीक है, यहाँ पर भी एडमिन है। @ के बाद कहते हैं होस्ट लिखें, तो होस्ट मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट है हमारा। और उसके बाद फिर यहाँ पर है पोर्ट नंबर, तो 5432 पोर्ट नंबर है। फिर डेटाबेस का नाम लिखें, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, बुक स्टोर। तो मैं इसी नाम को कॉपी करूंगा, बुक स्टोर के पोस्टग्रेस DB वाले बुक स्टोर को मैंने कॉपी किया है, और माई DB को मिटा कर मैं यहाँ पर बुक स्टोर लिख दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, अभी अपनी .env की फाइल जो है वो बना लिया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप ना क्रिएट करें db-index.js। तो जब आप db-index.js को क्रिएट करेंगे, तो आप कनेक्शन वाली फाइल बनाने जा रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि इससे पहले आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि दो दो index.js के नाम से फाइल आ रही थी। तो आप कह रहे थे कि ये भी index.js है, वो भी index.js है। तो यहाँ पर है ना हमारा index.js ये वाला। जी सर। तो मैं इसे करता हूँ, इससे मेन बना देता हूँ, और DB के अंदर index.js रख देता हूँ। नाम से वैसे कोई मसला नहीं है। DB के अंदर जो index.js है, मैं उसको connection.js भी बना सकता हूँ। चलिए यहाँ ऐसे ही कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ connection.js। ये ठीक है, अब connection.js के नाम से बना दिया, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। अच्छा, इसके अंदर का जो कोड है, इसके अंदर का जो कोड है आपका, वो, एक सेकेंड रुके, हम यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लूँ। अच्छा, connection.js की फाइल एम्प्टी है, वापस आते हैं। तो यहाँ पर db-index.js .env की फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पर लिखा है .env और config। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लाइंट बनाते टाइम आपको देना पड़ता है अपने URL को। तो वो URL जो है ना, वो फिर आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, आपको यहाँ पर वो डिस्टर्ब करेगा। process.env जो है वो उठाकर लाता है env से, लेकिन जब तक आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो लोड ही नहीं होगा, तो आएगा कैसे। तो पहली तो लाइन है ये वाली, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हम इस पूरे को ही कॉपी कर लें और यहाँ ले जाकर इसे पेस्ट कर दें, और फिर यहाँ समझते हैं। देखें, पहली ये तो मिटा देता हूँ, db-index। अच्छा, फाइल ANV की फाइल को लोड करने के लिए है ये, ठीक है, और सिर्फ रिक्वायर करके लोड नहीं किया, इसको कॉन्फ़िग से चला भी दिया है। ये चलाना ज़रूरी है लोड ENV को लोड करने के लिए। और
ड्रिजल को मंगवाया है, ठीक है, और क्लाइंट जो है इससे भी मंगवाया गया, ठीक है, पीजी से मंगवाया है, पीजी लाइब्रेरी से क्लाइंट को इंपोर्ट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जिस क्लाइंट को आपने मंगवाया है उस क्लाइंट को आपने इंस्टेंशिएट किया है, और इंस्टेंशिएट करके एक वेरिएबल में रख दिया कि नया क्लाइंट बनाने के लिए आपको जो है वो ये हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है डेटाबेस से कनेक्ट करना है अब हमें, तो कैसे कनेक्ट किया है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट कॉन्स डीबी ड्रिजल क्लाइंट। ये क्या करता है, ड्रिजल को पोस्टग्रेस क्लाइंट से के साथ इनिशियलाइज करेगा, और आपने बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही होंगी। तो हम ये करेंगे कि जो मेरा पीजी है ना, ये लाइन नंबर 5, इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ, और जाहिर है कि जो क्लाइंट है इसका मैं उससे भी हटाऊंगा, और जो कनेक्शन है इससे भी मैं हटाऊंगा, और मैं इसे लेकर आता हूँ ऊपर। ड्रिजल को पीजी क्लाइंट से कनेक्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो अगेन वही सिंपल सी 3 लाइन है कि आपने ड्रिजल को मंगवाया, डीबी के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, और ड्रिजल को आपने बोला यहाँ पर कि जो मेरा डेटा बेस यूआरएल है उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे हैं, प्रोसेस डॉट ई एन वी और डॉट, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसलिए हम ईएनवी में जाकर डेटाबेस यूआरएल को कॉपी करेंगे और कनेक्शन डॉट जेएस के अंदर आकर पेस्ट कर देंगे। ये जो तरीका है ना लिखने का, इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि आपका डेटाबेस यूआरएल जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो चलें, आपने ये भी कर लिया सर जी। अच्छा, अब हमें ये करना है कि आगे चलते हैं, और हमने डीबी की फाइल बना ली है। स्टेप नंबर 5 है डिफाइन योर स्कीमा। तो हमें टेबल को क्रिएट करना है। अब जो मुझे टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए जाहिर है मुझे एक टेबल को क्रिएट करना है। तो वो टेबल क्रिएट होता है ड्रिजल के फोल्डर में, लेकिन क्योंकि हम एमवीसी के इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि मॉडल के नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। मॉडल के नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर आता हूँ मैं रूट पर, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ मॉडल, मॉडल्स कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मॉडल होंगे ना बहुत सारे, मॉडल्स कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक फोल्डर है मॉडल्स के नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बुक डॉट मॉडल डॉट जेएस। और मैं इसके अंदर जो है वो टेबल क्रिएट करता हूँ। ड्रिजल के फोल्डर के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। ड्रिजल का जो फोल्डर है वो ऐसे ही अभी है यहाँ पर। बाकी मैंने मॉडल्स के अंदर बुक डॉट मॉडल डॉट जी एस बनाया है, और ये अभी फाइल, जो ये वाली फाइल है जावा स्क्रिप्ट की, ये बिल्कुल खाली है। एमवीसी का स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो मॉडल है वो हमारा होता है डेटाबेस के लिए, और जो कंट्रोलर है वो फंक्शंस अपने अंदर रखता है। मिडलवेयर ही है, और एम वी और सी
व्यू जो है, व्यू, वो यहाँ पर आपको फोल्डर नजर नहीं आ रहा है, वो व्यू का जो फोल्डर है वो फ्रंट एंड के लिए होता है। तो अभी फिलहाल हम व्यू को नहीं बना रहे, अभी हम मॉडल और कंट्रोलर से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे यहाँ पर बुक के टेबल को बनाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, बुक के टेबल को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक्स। अच्छा, बुक्स की होगी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे हम, और एक और चीज भी होगी यहाँ पर, वो क्या, जिसने वो बुक लिखी है उसके बारे में डिटेल। और ये नाम नहीं होगा, ये होगी आईडी, ये होगी आईडी। तो ये आईडी कहाँ से आएगी, ये दूसरे टेबल से आएगी। हम कल रिलेशन की बात कर रहे थे, मैं आपको ये ड्राइंग दिखाता हूँ। याद है कि फेसबुक में एक यूज़र होता है, फिर हम एक और टेबल बनाते हैं, तो फिर वो उसको कनेक्ट करते हैं, रिलेशन होता है। इस एसक्यूएल के अंदर ठीक है। रिलेशन होता है, और मोंगोडीबी में रिलेशन हम नहीं बना पाते। यहाँ हम रिलेशन बना रहे हैं। हमारी बुक गायब हो गई, एक मिनट रुके। यहाँ हम रिलेशन बना रहे हैं, तो मैं एक टेबल और बनाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा, ये ऑथर टेबल है, और इसमें ऑथर की आईडी है, और यही आईडी अगर आप गौर से देखें, तो यही आईडी जो है वो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे ठीक कर देता हूँ। आईडी जो है आईडी है, इसमें नेम हम रखेंगे, और इसमें और कुछ भी नहीं रखेंगे। तो आईडी है, नेम है, आईडी यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। और इस ऑर्थर का एक नाम है, इस ऑर्थर की एक आईडी है, बाकी बुक की आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ऑर्थर है। तो दो अलग अलग टेबल्स हैं, इन टेबल्स के दरमियान रिलेशन भी है। और वो रिलेशन क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्थर के नाम पर रिलेशन है। तो आपको पता है ये सिंगल रिलेशन नहीं है। फिर ये भी होगा कि ये कितनी किताबें इस ऑर्थर ने लिखी हैं, आप ये भी देख पाएंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि इस बुक को किसने लिखा है, तो आप ये भी देख पाएंगे कि इस ऑर्थर ने कितनी किताबें लिखी हैं। यही तो रिलेशन है, आपस में दोनों का रिलेशन यही तो है। चलें इसको बना कर देखते हैं। तो अभी फिलहाल मैं अपने बुक डॉट मॉडल डॉट जेएस में वापस आ गया, और यहाँ पर मैंने डिसाइड क्योंकि ये किया है कि मैं एक आईडी का यूज करूंगा, जो आईडी बुक के अंदर भी है और ऑर्थर के अंदर भी है। तो आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए आईडी। आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैकेज का यूज करेंगे जिसका नाम है ऑनलाइन UUID जनरेटर। देखें, आपने अक्सर ऐसी आईडियां देखी होंगी ना, इस तरह लंबी आईडी, ये जितनी इसकी लेंथ है ना, इसको, इसकी जो लेंथ है वही यूनिक बना देती है। इतने लंबे लेंथ में
एक जैसे दूसरे आईडी को लिखना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है कि बिल्कुल सिमिलर ये इसी आईडी से कोई दूसरी चीज भी हो। तो ये क्या है, यूयूआईडी जनरेटर। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए खोला है आपको। ये आईडी हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। जब भी मैं कॉपी करूंगा तो आईडी चेंज होते रहती है। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर, ये आईडी को चेंज कर देता है। तो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन आईडी जनरेटर है। हमें ये जो आईडी है ना, वो ड्रिजल अपने अंदर देता है। उसके पास भी आईडी होती है ड्रिजल के अंदर भी, ये यूयूआईडी। इसको यूयूआईडी कहते हैं। तो मैं टेबल में वापस आता हूँ। यूयूआईडी समझ आया ना कि हम क्यों यूज करेंगे। सर लेकिन इसके डेटा टाइप में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट। और मुझे देखना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि आप इस लाइन को पहले तो मंगवा लें। ये पहली लाइन है, तो पहली लाइन आपने मंगवा ली, कॉन्स्ट पीजी टेबल सीरियल और वेर कैर जो है ना, वेर कैर मैं मिटा रहा हूँ, सीरियल मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ पीजी टेबल मैंने यहाँ पर अपने पास रख लिया। अच्छा, तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, सिर्फ पीजी टेबल को मंगवाया है। उसकी वजह क्या है कि अभी टेबल बना रहा हूँ मैं। तो टेबल बनाते हुए मुझे पीजी टेबल का यूज़ करना है। मैंने पहले भी यूज़ किया है इसका पीजी टेबल। क्योंकि मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम बताएंगे इसका जो नाम होता है वो। तो क्या नाम बताऊं, मैं इसका नाम रखूंगा बुक टेबल। वैसे टेबल वहां पर जाकर ना टेबल बुरा लगता है, तो सिर्फ यहाँ पर मैं बुक ही ला, लिखता हूँ। ला, लाइब्रेरी। हाँ, ये कर सकते हैं लाइब्रेरी। चलें तो बुक लाइब्रेरीज का नाम मैंने रखा है, और बाकी आपको कॉमा लगाकर एक कर्ली ब्रैकेट लगा देना है ताकि एक ऑब्जेक्ट हम बना पाए। इस ऑब्जेक्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे जो चीज़ बनानी है वो है आईडी। आईडी जो है वो हमने ये डिसाइड किया है कि ये यूयूआईडी होगी, और ड्रिजल के पास यूयूआईडी होती है। तो कॉमा लगाकर ऊपर से आप क्या मंगवा लें, यूयूआईडी। यूयूआईडी जो है वो आपने यहाँ पर मंगवा कर इसे चला दिया। अच्छा, अब ये तो मुझे आईडी बनाकर दे देगा। ये जो मेथड है ये मुझे आईडी बनाकर दे देगा। ये मुझे आईडी बनाकर दे देगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर इस आईडी को अपने पोस्टग्रेस एसक्यूएल को भी ये बताना है कि ये आईडी किसी दूसरे से मैच ना करे, इसका ख्याल रखा जाए। तो ये कैसे होगा, मैं जब लिखूंगा यहाँ पर प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की लिखकर मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो प्राइमरी की है ये भी मेथड है, तो आप इसे चला दें। और इसमें हम यूज करेंगे डिफॉल्ट रैंडम का। ये डिफॉल्ट रैंडम क्या है, इसके ऊपर आप माउस रखेंगे तो आपको यहाँ पर बताता है कि ऐड डिफॉल्ट जनरेटेड रैंडम यूयूआईडी टू द कॉलम डेफिनेशन। मतलब बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद बने, आप नहीं बनाए। ये क्या करे, ये बनाए आपके लिए। देखें, इससे तो आएगी आईडी, यूयूआईडी से आएगी क्या, आईडी। और वो आईडी खुद ब खुद बने, वो काम करेगा ये। तो जब हम अपने टेबल पर जाएंगे ना, तो टेबल पर हम नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आईडी नहीं लिखेंगे, तो वो आईडी खुद ब खुद आएगी। कैसे आएगी, ये बनाएगा आईडी हमारे लिए। ठीक है, कॉमा लगाकर नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, जो कि हमारा नाम है, नाम होगा। तो टाइटल ऑफ द बुक है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसको हम कहते हैं वेर कैर।
ये जो वेर कैर है मतलब वेरिएबल और कैरेक्टर, तो ये है वेर कैर, यहाँ से आप ऊपर से मंगवा लेंगे और नीचे इसको जो है वो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के साथ चला देंगे। अच्छा, हमने ये सीखा था कल कि इसकी ना लेंथ भी देते हैं। तो लेंथ के लिए आपको लेंथ लिखकर यहाँ पर बताना पड़ता है कि आप कितने कैरेक्टर्स देना चाह रहे हैं। हम मैंने 100 दे दिया, वैसे 255 भी दे सकते हैं, ये मैक्सिमम है। और आप बताएं कि नाम जो है ना वो जरूरी है, नाम को खाली नहीं छोड़ सकते, तो कैसे बताएंगे? नॉट नल लिखकर। और अगली प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो होता है, वो लेंथ में डिस्क्रिप्शन हमेशा ज्यादा लिखते हैं, वेर कैर नहीं होता वो। वेर कैर की लिमिट जो है वो आपके सामने है 255। तो डिस्क्रिप्शन जो है ना, जब भी आपको टेक्स्ट अलाउ करना है ज्यादा लिमिट में, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है ये अलाउ करता है कि आप जितनी मर्जी लिखना चाहें लिख लें। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, अपनी बुक की टेबल। और ये जो बुक नॉट नन। नॉट नल को देखें, डिस्क्रिप्शन हो या ना हो, चलें लिख देते हैं नॉट नल। वैसे डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वो ज़्यादातर केसेस में आप ऑप्शनल रखते हैं। तो सर हम नॉट नल से कंपलसरी बताया जाता है। जी लाजमी लिखना हो जाता है फिर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप लाजमी लिखें। तो चलें, हमने सबको यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या कर, देखें यहाँ पर जो, अब हमें ये करना है कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना वो है ऑर्थर आईडी। हमारी ड्राइंग के हिसाब से भी यही है। और जब तक ऑर्थर का टेबल नहीं बनेगा तब तक ऑर्थर की आईडी हमें मिलेगी नहीं। तो अब अगला काम क्या होना चाहिए हमारा? ऑथर का टेबल। ऑर्थर के टेबल को बनाते हैं। तो मॉडल के फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल में लिखते हैं यहाँ पर ऑर्थर, और ऑर्थर डॉट मॉडल डॉट जेएस। अच्छा, अब ये टेबल बनाना शुरू कैसे होता है? हम अपने बुक मॉडल डॉट जेएस की पहली लाइन कॉपी करते हैं और अपने ऑर्थर मॉडल के अंदर आ जाते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फाइलें जो खुली हुई है ना वो बंद कर देते हैं, जैसे डॉकर कंपोज को बंद कर देते हैं, डॉट env बंद करें, कनेक्शन बंद करें। ऑर्थर और बुक मॉडल को ही अभी हम सामने रखते हैं। अच्छा, तो मैं ऑर्थर लिखने जा रहा हूँ, उसका टेबल बनाने जा रहा हूँ। वेर क्या है, यू आई डी है, पेज टेबल है, ये सब हमारे काम तो जाहिर है आएगा ही। पीजी टेबल से टेबल हम क्रिएट करते हैं। पीजी टेबल हमने लिखा, ये कहता है कि पहले नाम बताओ। तो उसका नाम हमने जैसे लिखा था बुक लाइब्रेरी, तो इसको मैं लिखूंगा ऑर्थर, सिंपल ऑर्थर लिख देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आप लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप लिखना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आईडी। आईडी कैसे लिखी हमने? यू आई डी है, चला दिया। क्या ये यू आई डी जो बनकर हमें मिलेगी, क्या ये प्राइमरी की है? बिल्कुल, हमने इसको बताना है कि इसका ख्याल रखो कि जो दो ऑर्थर अगर हैं तो दो ऑर्थर की आइडिया जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की जो है वो इसका ख्याल रखते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्राइमरी की बना दी है, ये कॉलन है बेसिकली, तो आईडी का जो कॉलन है वो प्राइमरी की अगर है तो फिर वो किसी और से मैच, सवाल ही नहीं होता कि वो करे। तो एक चीज हमने और देखी वहां पर, वो है डिफॉल्ट रैंडम। इसका काम क्या है? यही तो बना कर देता है, यूआईडी को खुद से बना कर देगा ये हमें।
अच्छा, उसके बाद है नाम। ऑर्थर का नाम बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये है वैरकेर। वैरकेर की मैं लिमिट दे देता हूँ। तो इसकी मैं लिमिट डिफाइन करना चाहता हूँ 100। और इससे हम कर देते हैं क्या, नॉट नल। अच्छा, लास्ट नेम भी दे देते हैं। और लास्ट नेम भी जो है वो वैरकेर है। अजान हो रही है, मैं जब तक लिख रहा हूँ, ठीक है। सर ये प्राइमरी की आपने अच्छा, आईडी में दी है, तो मैंने ये एक, प्राइमरी की, जी जी, ये आईडी इधर वाले आईडी और अच्छा आप लोग मुझे बता भी नहीं रहे कि ये लिमिट नहीं होता है, ये लेंथ होता है। यहाँ पर यस सर। लेंथ जो है लिखना है हमें, तो वेर कैर के अंदर हम क्या लिखते हैं, लेंथ। अच्छा, लेंथ इसको मैं दे देता हूँ, लास्ट सेम को भी 100 दे देते हैं। और कहते हैं कि लास्ट सेम को नॉट नल नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ नाम होता है, मतलब लास्ट नेम नहीं होता उनका। तो ईमेल है। ईमेल क्या कहते हैं, ईमेल हम रखें या नहीं रखते? सिंपल रखते हैं ना, आईडी फर्स्ट, आईडी है और नाम है, तो बहुत कम हो जाएगा। चलें ईमेल भी रख देते हैं। ईमेल, ईमेल को हम कहते हैं कि ये वैर कैर है। और वैर कैर के अंदर जो है वो लेंथ हम डिसाइड करेंगे। इसको मैक्सिमम देते हैं, मैक्सिमम है 255। और मैं ऐसे कहता हूँ कि ये क्या है, नॉट नल होना चाहिए। और एक चीज़ हमने सीखी थी कल, यूनिक। ये जो यूनिक है ना, ये मतलब इसको दो ईमेल एक जैसे नहीं होंगे, हर ऑर्थर की ईमेल अलग होगी। अगर पहले से ईमेल डली हुई है और वही सेम ईमेल कोई डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो पोस्ट ग्रेस है वो एरर दे देगा, ठीक है। तो मैंने एक टेबल को क्रिएट किया है इस पीजी टेबल से। और इसको मैं रखूंगा एक ऑर्थर टेबल के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने ऑर्थर टेबल भी क्रिएट कर लिया है और बुक टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब हमारा क्या काम है, हमारा इंपॉर्टेंट काम है कि ऑर्थर टेबल के अंदर जो हमने क्रिएट किया है वो हमें बाहर दुनिया को भी देना है। तो कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑर्थर टेबल। और बुक टेबल के अंदर हमें क्या, ऑर्थर टेबल का क्या यूज करना है, आईडी यूज करनी है ना उसकी, भूल गए आप, ये सर आईडी। आईडी यस यूज। सर सर, आईडी, आईडी को आईडी। कनेक्ट करेंगे ना सर, ऑथर आईडी को। तो यहाँ पर एक मैं अभी बुक के टेबल के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और बना रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ मैं ऑर्थर आईडी। ऑथर आईडी, अच्छा इसके, अब देखें ये कनेक्ट कैसे होता है, ये रिलेशन बना रहे हैं हम। आप क्या बना रहे हैं, आप रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे यू यू आई डी है ये, और ये रेफरेंस है। अच्छा, ये जो रेफरेंसेस है ना, अब ये देखें रेफरेंस देते किस तरह हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ कहीं और से आ रही है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाएंगे। और उस फंक्शन के अंदर आप लिखेंगे, जैसे आप एरो फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर आप लिखेंगे ऑर्थर टेबल की आईडी। अच्छा, ये ऑर्थर टेबल हमने वहां से एक्सपोर्ट किया है, किस नाम से किया है, ऑर्थर टेबल के नाम से किया है। तो मुझे
ऑर्थर टेबल को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर ये लाइन नंबर 2 पर पता नहीं क्या आ गया है, इसको मैं हटाता हूँ और अपने कॉन्स्ट ऑर्थर टेबल को रिक्वायर करता हूँ। अच्छा मैं समझ गया, वो लाइन नंबर 2 में ना टेक्स्ट जो आपने यहाँ पर डाटा टाइप दिया ना, ये डाटा टाइप जो है वो आपको यहाँ लिखना था, आपने लिखा नहीं, ये पहले वाले रिक्वायर में। तो यहाँ पर टेक्स्ट भी आएगा, ये टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख लें। अच्छा हम आते हैं अपने सेकेंड लाइन के इसमें ऑर्थर टेबल में, तो डॉट स्लैश ऑर्थर मॉडल आ रहे यहीं से तो चाहिए हमें, इंटर कर दें। तो ये जो ऑर्थर टेबल है ना, इसमें डॉट लगाकर आप इसकी उठा लें आईडी, देखें यहाँ पे आईडी वो दे भी रहे, ये रही आईडी, लास्ट नेम भी है आईडी भी है, तो आईडी चाहिए हमें। पक्का हमने आईडी के नाम से ही आईडी बनाई है, हाँ आईडी के नाम से बनाई है आईडी। तो ये खुद ब खुद क्या होगा, जो आईडी वहां पर है वो आईडी यहाँ पर आएगी। अब क्योंकि आप ये लिख चुके तो फिर आप क्या करें, आप यहाँ पर इस बुक वाले टेबल को दुनिया के साथ शेयर करें। कैसे, एक्सपोर्ट्स डॉट, फिर ये इसका नाम, अच्छा हमने इसको वेरिएबल में नहीं रखा, ज़बरदस्त, हम इसको पहले तो रखेंगे वेरिएबल में ना, कॉन्स्ट, और इसका नाम क्या रखूं, बुक टेबल रख देता हूँ, बुक टेबल के वेरिएबल में रख देते हैं। ठीक है, तो अब के दोनों टेबल्स तैयार हो गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी सर। ऑर्थर आईडी जो है, आप इसको इसको भी नॉट नल करें ना, ताकि क्या हो कि ये आईडी, मतलब अगर आप नॉट नल नहीं करेंगे तो पता चला किसी ने खाली छोड़ दिया, तो एक ऐसी बुक बन जाएगी जिसके लिखने वाले का ही नहीं पता होगा। तो नॉट नल, इससे भी नॉट नल कर दिया हमने। सर इसको नॉट नल करने की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो ठीक है, चल आगे चलते हैं। आपने और कितनी क्लास है? 8 बजे। 8 बजे? सर फिर मैं लीव कर दूं बीच में? अच्छा अब हमारी बारी है कि हम क्या करें, अपने रैपो में चलें, और रैपो में जाकर हमने क्योंकि टेबल तैयार कर लिया ना, तो अब हमें ड्रिजल किट को इंस्टॉल करना है। ये कह रहा है कि इंस्टॉल करें ड्रिजल किट को, क्योंकि आपने स्कीमा लिख लिया है। तो चलते हैं, करते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं, npm i ड्रिजल किट, और यहाँ पर आकर npm i ड्रिजल किट को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा मैंने एक यहाँ पर चीज़ देखी, वो ये कि ड्रिजल किट जो है ना, ये आपको दिखाने के काम में आता है ना, तो इसको हम डेव डिपेंडेंसी के तौर पर इंस्टॉल करेंगे। वैसे ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेव डिपेंडेंसी के तौर पर आप इंस्टॉल करें तो हाइफन कैपिटल डी के साथ इंस्टॉल कर लें। सर ये कमांड है हमारे? जी ये कमांड है बिल्कुल। अच्छा आप लोगों ने कमांड चला ली है ये वाली, तो अब आपको drizzle config.js की फाइल को लिखना है। वो ऑब्वियस यहाँ पर पूरा जो कोड है वो लिखा हुआ है, हम यहाँ से उठाएंगे और drizzle config.js की जो फाइल है मेरी, इसके अंदर आकर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो मैं कमेंट्स हटा दे रहा हूँ ताकि हमें एक ही विंडो में पूरा कोड नज़र आए। और यहाँ पर पहले तो आपने डॉट env को मंगवाया है, फिर आपने ड्रिजल किट को यहाँ से कॉन्फ़िग के नाम से मंगवाया है, फिर यहाँ पर मैंने सब में कमेंट ऐड किया है, तो यहाँ पर बताता है कि यहाँ ड्रिजल अपनी माइग्रेशन फाइल सेव करेगा। तो डॉट ड्रिजल जो है, इसके अंदर कुछ तो बनेगा, वो उसके अंदर माइग्रेशन फाइल होगी, तभी आप यहाँ पर ड्रिजल का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है आपका स्कीमा फाइल कहाँ, आपकी स्कीमा फाइल कहाँ है, वो है इस, ये देखें यहाँ पर गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। मॉडल नाम रखा है आपने। नाम का मसला नहीं है, मसला ये कि दो दो फाइल हैं और यहाँ हमें एक फाइल देनी है। तो या तो बुक या ऑर्थर, तो हम ऐसा क्या करें कि हम दोनों टेबल की जो फाइलें हैं, दोनों, एक ऑर्थर टेबल एक बुक टेबल, उन दोनों को यहाँ दे सकें इस स्कीमा में। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे मॉडल में और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। इसकी फाइल का नाम होगा index.js बना लें। ये मॉडल का index.js है। इसका यहाँ हम करते हैं क्या, दोनों फाइलों को इंपोर्ट, ऑर्थर और बुक वाले को करते हैं इंपोर्ट। कैसे करेंगे इंपोर्ट, बड़ा आसान है। आप पहले तो ऑर्थर की फाइल में देखें, यहाँ पर भी हमने ऑर्थर टेबल को एक्सपोर्ट किया है और बुक से भी हमने बुक टेबल को एक्सपोर्ट किया है। इन दोनों को मंगवाना है ना हमें, ठीक है। तो मंगवाते हैं, कैसे मंगवाएंगे, कॉन्स्ट और इसका जो नाम है, एक का नाम है बुक टेबल एक का नाम है ऑर्थर टेबल, कॉपी करते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑर्थर टेबल को मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, रिक्वायर ऑर्थर मॉडल से, ठीक है। और इसी की तरह मुझे लिखना है कॉन्स, और मैं बुक मॉडल में जाऊंगा, बुक टेबल को मंगवाऊंगा। अच्छा, ये कहाँ से मैं मंगवा रहा हूँ, ./ बुक मॉडल से। दोनों चीजें आ गई, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेना है जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर इन दोनों को रखे, जैसे कि ऑर्थर टेबल भी उसके अंदर हो, कॉमा बुक टेबल भी उसके अंदर हो। और इस ऑर्थर, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। कैसे करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट बिना किसी नाम के मैं वहां एक्सपोर्ट कर चुका हूं, तो जो भी फाइल का नाम है, इस फाइल के नाम को मैं दूंगा अपने स्कीमा ड्रिजल के अंदर। आइए जरा यहाँ चलते हैं अपने drizzle config.js के अंदर, लाइन नंबर 10 में इसे मिटाते हैं और ./ लगाते हैं, बल्कि यहाँ पर वो काम नहीं करता इस तरह, तो कोई बात नहीं। index.js की जो फाइल है, मॉडल्स वाले index.js की जो फाइल है, उसके कॉपी रिलेटिव पाथ को मैं कॉपी करूंगा और स्कीमा के अंदर लाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मॉडल्स के index.js के की फाइल को ये उठा लेगा और उसके बाद जो है डायलेक्ट जो है वो पोस्टग्रेस ही रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो पोस्टग्रेस के डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डेटाबेस से कनेक्ट करने की डिटेल्स, वो हमारा क्या है, यूआरएल है, और वो हमारे .env में जो है वो रखा हुआ है पहले ही। बाकी ये एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, तो इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की सिवाय अपने स्कीमा के सर ये एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? अच्छा ठीक है। सर ये प्रोसेस। आपने कोऑपरेटिव सर जी जी जी, यहाँ पर देखें, ये इसको लाजमी फॉरवर्ड / कर लीजिएगा, वरना जो है ये एरर देता है। तो फॉरवर्ड / हमने स्कीमा के अंदर जो हमने कॉपी रिलेटिव पाथ किया ना, तो वो बैक / ला कर देता है, हमने उसको फॉरवर्ड / कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं हम, जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखें, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि अब ने, क्योंकि अब हमने ये सब कुछ बना ही लिया है, तो एक दफ़ा अपने रैपो में चलते हैं। और ये रैपो मुझसे ये कह रहा है कि आप जो है ना, क्या करें, npx drizzle kit पुश को चलाएं।
तो कॉपी करते हैं इसे। और ये करता क्या है वैसे, इसको जरा पढ़ते हैं ना, कि पुश स्कीमा टू द डेटाबेस। हाँ, हमारे डेटाबेस में हमारी टेबल को क्रिएट करता है। दिस इज द मैजिक स्टेप। दिस कमांड टेल्स रिजल्ट किट टू लुक योर स्कीमा डॉट जेएस, मतलब जो आपकी फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस की, जिसमें दो टेबलें हैं, फाइल अपडेट योर पोस्टग्रेस डेटाबेस टू मैच इट। तो कॉपी करते हैं इसे और देखते हैं कि क्या हम इसे चला पाएंगे। तो ये कैसे चलाते हैं, npx रिजल्ट किट पुश, इसे मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, उसने कुछ तो किया, उसने स्कीमा को पुल किया डेटाबेस में और कुछ चेंजेस यहाँ पर बता रहे हैं कि उसने चेंजेस किए हैं। ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूँ और आगे चलते हैं। यहाँ पर है व्हाट हैपन, अभी हुआ क्या। ड्रिजल कनेक्ट हुआ आपके डेटाबेस से, उसने रीड की आपकी फाइल, और फाइल रीड करने के बाद उसने क्या किया, क्रिएट द यूजर टेबल, मतलब जो भी आपका टेबल था, बुक टेबल, ऑथर टेबल, और उसने अपडेट कर दिया टेबल के स्ट्रक्चर को, मतलब आपके टेबल को। जैसे कि अगर आप अपने फ्यूचर में, अगर आप अपने टेबल में कोई चेंजिंग करते हैं आके, तो आपको फिर से क्या चलाना पड़ेगा, ये वाली कमांड चलाएंगे आप। कौन सी, npx रिजल्ट किट पुश, ये आपके टेबल को चेंज करके अपडेट कर देता है। तो ठीक है, ये बात भी समझ हमें आ गई है कि इस कमांड से क्या हुआ। अब स्टेप नंबर 8, ये कह रहा है कि रिजल्ट किट कम्स विद अ बिल्ट इन यूआई टू सी योर डाटा लाइक अ सिंपल एडमिन पैनल। आप ये वाली कमांड चलाएं। तो इस कमांड को कॉपी करें और यहां पर आकर इसे पेस्ट करें, npx रिजल्ट किट स्टूडियो को एंटर करेंगे। यहाँ पर मुझे एक लिंक मिला है, और वो जो लिंक है उस पर मैं करने वाला हूँ क्लिक। नीचे जो ये ब्लू कलर से मुझे एक लिंक मिला है, इसको मैं करूँगा ओपन। क्या हमें यहाँ पर दो टेबलें बनकर मिली हैं, एक ऑर्थर जी की और सर, ऑथर और बुक लाइब्रेरी सर। लाइब्रेरी। अगर मैं ऑर्थर की टेबल पर क्लिक करूं तो क्या मुझे यहाँ पर कॉलम्स मिलते हैं, जैसे कि एक आईडी, एक फर्स्ट मैम, नेम को मैंने मैम लिख दिया, और लास्ट नेम, और ईमेल, और ये क्या है लास्ट में, बुक लाइब्रेरीज। ये कॉलम तो मैंने नहीं बनाया। ऑर्थर के टेबल को जाकर देखते हैं। ऑर्थर के टेबल को मैंने यहाँ पर ऑर्थर के टेबल को ओपन किया। आप मुझे बताएं कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वो कहाँ से आया, बुक लाइब्रेरी कहाँ से आ गई। दोबारा देखते हैं ना, कहाँ गया वो। ये देखें, बुक लाइब्रेरी है। सर रिलेशन की वजह से। ये है एसक्यूएल का रिलेशन। आपने आपने उस वक्त सवाल पूछा था कि बुक लाइब्रेरी के अंदर तो ऑर्थर की आईडी हमने दी है, लेकिन ऑर्थर के अंदर बुक आईडी नहीं दी। तो देखें, ऑर्थर के अंदर तो पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ये तो कनेक्ट हुआ हुआ है पहले ही। ये है रिलेशन। लाइब्रेरी के टेबल को खोलते हैं, यहाँ पर भी ऑर्थर है और ऑर्थर आईडी भी है। एक रिलेशन हमने बनाया, दूसरा खुद ब खुद बन गया। हमने तो ऑर्थर आईडी पे रिलेशन बनाया, उसने यहाँ पर ऑर्थर के टेबल को भी दिखाया है कि ऑर्थर का टेबल भी है। इसमें डाटा फिल करेंगे, इसमें डाटा फिल करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप सबका आया यहाँ तक। यहाँ पर मेरी टेबल जो है, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, फर्स्ट MAME लिखा हुआ है, इसको मुझे N करना है। तो जब भी मैं अपने किसी टेबल में चेंजिंग करूँगा, तो टेबल में चेंजिंग करता हूँ तो फिर क्या है मुझे करना है, मुझे एक तो इसको स्टॉप करना है ड्रिजल को। ठीक है, तो मैं कंट्रोल C और Y यस लिख कर, मतलब मैं इसे स्टॉप करूँगा। फिर मुझे क्या करना है,
अब पुश करना है इसे। तो मैं पुश किस तरह करूँगा, मैंने एक पुश की कमांड जो है वो चलाई थी इससे पहले, और वो कमांड थी ये वाली npx drizzle kit push। तो इस कमांड को मैं यहाँ पर चलाऊंगा ताकि ये मेरे नए टेबल के अंदर जो चेंजिंग्स हैं उनको ये पुल करे। और कमाल की बात तो ये है कि ये मुझे बता भी रहे कि फर्स्ट नेम को इसने जो है वो लिखा है फर्स्ट MAME को मिटाकर। तो ये मुझसे कह रहा है कि आपको ये रखना है कि नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है असल में, मुझे एंटर करना है यहाँ पर। तो क्या है कि इज फर्स्ट नेम कॉलन इन ऑर्थर टेबल क्रिएटेड और रीनेम्ड फ्रॉम अनदर कॉलन। ये कह रहा है आपने ये नया बनाया है या आप इसको रीनेम करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको करूंगा रीनेम। मैं रीनेम पर आ रहा हूँ, नीचे आया और एंटर कर रहा हूँ। इसने कहा कि ठीक है चेंजेस मैंने कर दिए हैं। तो अब मैं कहूँगा ठीक है मुझे स्टूडियो चला कर दो। तो स्टूडियो npx drizzle kit स्टूडियो की कमांड को मैं चला रहा हूँ। ये अगेन मुझे एक लिंक देता है, इस लिंक को मैं क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा। सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। आपने फर्स्ट नेम चेंज जो किया, देखें एक हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं ना, उन एरर्स से बचने का बेहतरीन तरीका वो ये है कि आपको क्या करना है, अपने विंडोज में आए, यहाँ पर लिखें CMD। अच्छा, इस CMD के अंदर एक कमांड आप चलाएं, कमांड है npm install -g @google/gemini-cli। ये जो कमांड है ये आपके व्हाट्सएप में भी है। तो इसको आप एंटर कर दें। जब आप इसे एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अगर कोई स्क्रीन अपनी शेयर कर देना तो मैं ज़्यादा बेहतर बता पाऊंगा, ऐसे तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या है। अच्छा अब देखें, ध्यान से सुने। आपने एक कमांड चलाई npm install gemini CLI की। अब आप अपने अब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दें और दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करें, स्टार्ट करें। आपने स्क्रीन ऑफ किया राबिया। अब आप CMD ओपन करें। और यहाँ लिखें जेमिनाई, एंटर करें। जेमिनाई स्पेस एंटर किया था। कोई बात नहीं। सर मैंने किया है इंटर। अच्छा यहाँ पर देखें लॉग इन, हमें अथेंटिकेशन करनी है, लॉग इन करना है। लॉग इन विद गूगल करेंगे तो बेहतर है। तो लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन 1 पर है, उसको एंटर कर दें आप। क्लिक नहीं करना है, एंटर करना है। सर मैं इंटर कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप एक दफ़ा अपने माउस से क्लिक करें। अच्छा अब अपने ऊपर नीचे वाले जो बटन है ना, उससे ज़रा ऊपर नीचे करके देखें। ऊपर नीचे तो हो रहा है ये, ठीक है। अब एंटर करें, अब होगा। ठीक है, आपने इसको अपने गूगल की आईडी दे दी, साइन इन कर दें। ठीक है, सर मेरे आपका सर जो मेरे जैम सामने से स्क्रीन गायब हो गई। आपके सामने स्क्रीन गायब हो गई, हमें तो आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है और इसमें जेमिनाई भी नहीं चल नहीं, चुका है। जी लेकिन वो आप सबकी वो आ रही है, मतलब मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा अब अपने
टर्मिनल को बंद करें और वीएस कोड में जाएं। यहाँ पर देखें। जी सर। अच्छा, अब आप मानिएगा आप कहाँ पर हैं, अभी आप अपने वीएस कोड में। यहाँ पर आप लिखें जेमिनाई। जैसे एक नया टर्मिनल आपने लिया हुआ है, इसके अंदर आपने जेमिनाई को लिखकर एंटर कर दिया। जब ये आपके पास आ जाएगा तो आप इससे जो है काम करवा सकते हैं, कोड लिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इससे। तो आप इससे एरर भी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई इस वाले पहले तो हम इसको कहेंगे कि मेरे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो। मैं पहले इससे अंडरस्टैंड करवाऊंगा। देखें अभी जेमिनाई आया ना, ये कह रहा है डू यू वांट टू कनेक्ट वीएस कोड विद जेमिनाई सीएलआई, तो आप करेंगे यस। यस पर एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये ऑन हो गया। अच्छा, तो जी सर। इसने कुछ एरर दिया है, लेकिन हम उसको एक काम करते हैं। आप इससे इस टर्मिनल को बंद करें, दोबारा खोलें जेमिनाई सीएलआई को। हाँ, सर मतलब किल कर दूं? जी किल करें और एक नए बल्कि आपके पास तो ऊपर है ना, इस सीएमडी में खोलें। इतनी सीएमडी आपने क्यों खोली हुई है? हाँ, यहाँ पर खोलें। जेमिनाई सीएलआई लिखकर एंटर करें। अरे सीएलआई नहीं, मतलब वो सिंपल जेमिनाई। जी जेमिनाई लिखकर एंटर करें। जी सर। ये बड़ा अच्छा है। आप इससे वो कहेंगे ना अंडरस्टैंड करो प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा। फिर आप उससे कहेंगे कि मुझे एक्सप्लेन कर, आप इससे बातें करें। देखें आप फेमिलियर, वैसे ना डरने की बात है क्योंकि आपके कोड को चेंज करता है, लेकिन आपकी इजाज़त के बिना नहीं करता। आपकी इजाज़त के बिना नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इससे बातें करते हैं, इससे जो भी हमने लिखा है हम इससे पूछते हैं। देखें यहाँ पर ये लोड हो जाए। ठीक है, ये सर बिल्कुल। टर्मिनल से इस पे कोड मांग सकते हैं? आपने ट्राई किया है कभी सब सब ये लिख देता टर्मिनल है। पे मैं कोड? अभी आपको लिखवा कर दिखाता हूँ, अभी आपको मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ ये। आप यहाँ पर लिखें मानीरा कि अंडरस्टैंड माय करंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंड इन- कर दिया एंटर। नहीं नहीं। अच्छा, अब लिखें एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज इट। एंटर करें और ये काम पर लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। इससे तो हमने कोड चेंज करने के लिए बोला नहीं, तो ये कोड चेंज करेगा भी नहीं। अभी तो ये समझ रहे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, कौन से फोल्डर है, क्या नाम है, फोल्डर का नाम क्या है, उसके अंदर जो फाइलें आपने बनाई हैं उसके अंदर के कोड को जाकर देखेगा, समझेगा। तो तो इसका तरीका यही है कि टर्मिनल पे ही इससे जवाब मांगे, फिर खुद से जो है एडिटिंग करें। जी बिल्कुल। और ये भी कर देगा ना एडिटिंग। अभी मैं आपके सामने क्या करता हूँ, आपके सामने अभी मैं मार्कडाउन की फाइल पूरी लिख कर दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसमें है कोई गड़बड़। इसने कहा कि ऑटोमेटिकली मैचिंग द फ्रॉम जेमिनाई 2 and 4 रिस्पॉन्स रिमाइंडर दिस सेशन यू हैव रिसीव मल्टीपल कैपेसिटी ऑफ। ओके ओके, तो लिमिट पूरी हो गई वो कह रहे। और यू कैन स्विच ऑथेंटिकेशन मोड बाय ओथ। आप इसको दोबारा, आप में से किसी के साथ ये मसला है क्या? हमें मॉडल को फिर चेंज करना नो पड़ेगा। सर।
मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। मानीरा ने शायद जेमिनाई यूज़ किया हुआ है। तो आप इसमें एक काम ये करें कि कंट्रोल सी के बटन को 2 दफ़ा दबाएं। ओके सर। यस सर। ठीक है, आप बाहर आ गए हैं अभी से ना, इसको क्लियर करें। अच्छा, यस। जेमिनाई लिखें दोबारा, अब इसके साथ हम मॉडल भी देते हैं। जेमिनाई जी। का कौन सा मॉडल है मैं ज़रा देख कर आपको बताता हूँ। मॉडल का नाम मुझे याद नहीं है, तो इसमें आप लिखें हाइफन हाइफन मॉडल। स्पेस से नहीं। स्पेस स्पेस के के साथ साथ होगा। है, स्पेस के साथ है। पहले वाले हाइफन पे जाके स्पेस दबाएं। ठीक है। अच्छा, फिर हम्म, स्पेस दें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लिखना है जेमिनाई हाइफन जी। 2.5 हाइफन फ्लैश। स्पेस नहीं है इसमें किसी में भी। जेमिनाई हाइफन 2.5 जी। हाइफन हाइफन फ्लैश। फ्लैश। ये सस्ता मॉडल है आपके, मेरे ख्याल है उस मॉडल का ना कोटा शायद खत्म हो गया। चलें इसको चलाएं। यार बाय डिफॉल्ट भी यही मॉडल होता है ना सर, 2.5? नहीं, महंगा होता है, बाय डिफॉल्ट प्रो होता है। देखें, वो आपकी फाइलों को रीड कर रहा है, उसके पास ना कुछ टूल्स बने हुए हैं फाइल को रीड करने के लिए। रीड फाइल का टूल है, वो उस टूल को यूज करता है और क्या कर रहा है, फाइलों को रीड कर रहा है। आप देखें, ये तमाम फाइलें जो ये रीड कर रहा है, उसकी ना एक मेमोरी भी है इसके अंदर। वो टेम्परेरी मेमोरी है, तो उस मेमोरी को क्या करता है ये याद रखने की कोशिश करता है कि उसने क्या किया है अभी फिलहाल। जो भी ये रीड कर रहा है, इसको हम रीड करने देते हैं, फिर हम इससे कहते हैं कि एक्सप्लेन करो कि ये प्रोजेक्ट क्या है। फिर अच्छा, यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है। ये कह रहा है कि कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर एडिट करना चाह रहा है ये। क्या एडिट करना चाह रहा है? अप्लाई दिस चेंजेस। कुछ तो गड़बड़ है। आप जरा बुक डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस में जाएं और लाइन 13 में जाएं। बुक डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस में जाएं। कंट्रोलर सबसे ऊपर है, कंट्रोलर। इसको हाँ क्लिक करें, टर्मिनल को यहाँ से, हाँ लाइन नंबर 13 तो है अभी नहीं यहाँ पर, तो ऊपर करें और ऊपर करें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ चेंजेस जो है वो ये करना चाह रहे। फर्स्ट लाइन हिडन अप्लाई, चलें यस कर दें। अलाउ वंस मतलब, हाँ। तो यहाँ पर ये पता है ये क्या कर रहे हैं? आप समझ आप समझ पा रहे हैं? ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाएं। स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करें, हाँ। और अरे ऊपर, हाँ ये दिखाएं ना। ये नीचे, नीचे ये कोड दिखाएं, कोड, हाँ। देखें ये पता है क्या कर रहे हैं? इसको समझ आया कि आप आप जो काम कर रहे हैं ना, आपने एक पोस्ट को चलाया है, वो पोस्ट की सर्विस चल रही है, लेकिन जो आपकी एपीआई आपने बनाई है, वो एपीआई सही नहीं बनी हुई है। तो इसने ना जो क्यूरी है, पोस्ट की जो क्यूरी है, वो यहाँ पर लिख दी खुद से। ये वो फाइल है। ये कौन सी फाइल है आपको पता है ना, कौन सी फाइल है ये? कंट्रोलर का फंक्शन। जी। आप लोग कंट्रोलर के फंक्शन को जरा क्लिक करें आप, बुक डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस को। रुक जाए, मैं अपनी ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी मैं, ये मेरी स्क्रीन आ गई है, मानीरा की स्क्रीन बंद कर दी हमने। तो यहाँ पर मैं जेमिनाई को बुला रहा हूँ और मैं इससे कहूँगा कि मुझे ना एक मार्कडाउन फाइल लिख कर दो
और उस मार्कडाउन फाइल में ना पहले तो समझो कि ये मेरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कहानी चल क्या रही है। उसके बाद फिर मार्कडाउन फाइल को लिखो और उसमें मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या ये कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पर तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि अंडरस्टैंड करंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड इट्स कोड, देन क्रिएट अ एक्सप्लेनेशन डॉट एम डी फाइल। एक्सप्लेनेशन डॉट एम डी फाइल, या इसका नाम रखते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं एनालिसिस डॉट एम डी फाइल। वो नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। एनालाइज डॉट एम डी की फाइल बनाई है मैंने, मतलब ये बनाएगा। और उसके अंदर एंड एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद मैं एंड में क्या देता हूँ, डू नॉट चेंज एनी कोड। ठीक है। तो क्या है कि वो जैसे मानीरा के कोड को चेंज करवा रहा था वो, तो अभी फिलहाल वो कोड हम अपने अपने हाथों से करना चाह रहे हैं ना, वरना तो भाई वो तो पूरा ही कोड ही लिखते हो, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि। अभी तो फिलहाल हमें इसे लिखवाने के लिए यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ एरर सॉल्व करने के लिए यूज करना है। मैं सर एंटर कर रहा हूँ। एमडी की जगह टीएक्सटी फाइल भी ले सकते हैं। सब ले सकते हैं जी, TXT भी बना देगा वो, MD भी बना देगा, जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी बना देगा, पाइथन की फाइल भी बना देगा। तो इसको टाइम देते हैं, देखते हैं। देखें, इसने ना रीड मैनी फाइल्स के टूल को यूज किया और सारी की सारी फाइलें एक साथ पढ़ी हैं। पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं देखते हैं। आउटलाइनिंग द की कंपोनेंट। फिर ये मुझसे कह रहा है कि राइट फाइल के टूल को यूज करना चाह रहा है ये बनाने के लिए एनालाइज डॉट एम डी की फाइल को। और कह रहा है कि मैं जो है मुझे अलाउ करें ताकि मैं फाइल बना पाऊँ, तो मैं अलाउ वंस करूंगा। तो उसके अंदर ये कुछ लिख रहा है, ये कंटेंट जो आपको नजर आ रहा है ना राइट फाइल वाला, ये लिख रहा है ये। एनालाइज डॉट एम डी की फाइल भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन इसको पहले मैं कंप्लीट करने देता हूँ, फिर मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ। ये बड़े कमाल की चीज़ है, जेमिनी CLI ना बड़े कमाल की चीज़ है। और ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक तो समझ लेता है, फिर इसके आपके एरर को भी सॉल्व कर देगा, आपसे आपके बिना इजाज़त के कोड चेंज नहीं करता। जिंदगी आसान हो गई। जी हाँ। अच्छा, हम आप ना जेमिनी CLI के बाद हम अपने कॉइन को भी रखेंगे, ताकि दो दो हो ना हमारे पास कोडिंग एजेंट। आई हैव एनालाइज द प्रोजेक्ट एंड क्रिएटेड एनालाइज डॉट एम डी। आए जरा एनालाइज डॉट एम डी को देखते हैं क्या बनाया है इसने। एनालाइज डॉट एम डी को मैं प्रीव्यू मोड पे ओपन करता हूँ। रिव्यू मोड पे कैसे करते हैं सर? प्रीव्यू मोड यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, अब इस जगह पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी कोई भी मार्कडाउन फाइल है ना, इस मार्कडाउन फाइल को आप जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू मोड आ रहा होता है। इस प्रीव्यू मोड को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्रीव्यू मोड पे आ जाते हैं। आप भले इस फाइल को ऐसे अपने मार्कडाउन को क्रॉस करके इस पर आ जाएं। इसको पढ़ते हैं हम। देखें, ये कह रहा है प्रोजेक्ट की एनालिसिस की है इसने। प्रोजेक्ट का नाम है बुक एपीआई। डिस्क्रिप्शन है सिंपल रेस्ट एपीआई फॉर मैनेजिंग बुक एंड ऑथर। टेक स्टैक क्या है, फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस डेटाबेस है पोस्टग्रेस, ORM ड्रिजल को यूज किया। यही बात है ना। प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का। अब फाइल की जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बता रहा है कि इंडेक्स डॉट जेएस ये काम करती है। एक को तो पढ़ते हैं। द मेन एंट्री पॉइंट of the application. It set up the express server, middleware and routes. ये कह रहा है पैकेज डॉट जेसन इस काम को करती है, YAML की फाइल इस काम को करती है। आइए YAML को पढ़ते हैं। डिफाइन द सर्विसेज नेटवर्क वॉल्यूम टू द डॉकराइज एप्लीकेशन। इट इज कॉन्फ़िगर रन एज अ
पोस्टग्रेस, कंट्रोलर के बारे में बताया, डीबी के बारे में बताया, सब के बारे में यहाँ पर बताकर कहा है डेटाबेस स्कीमा को देखें। डेटाबेस स्कीमा में ये लिखा हुआ है, और बुक की लाइब्रेरी में ये चीजें लिखी हुई हैं। एपीआई के राउट में आपने ये बनाया है, फैच ऑल बुक, हाउ टू रन, इसको चलाना कैसे ये भी बता रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, पूरे प्रोजेक्ट की एनालिसिस कर ली इसने और लिख कर भी दे दिया। आप अगर इसको जेमिनाई को ये बोल दें कि भाई मेरा ये एरर आ रहा है, पूरे एरर को कॉपी करके पेस्ट करके दे दें और बोलें कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो एनालिसिस डॉट एम डी की फाइल में डिफाइन कर दिया है पहले ही तुमने, तो एनालिसिस डॉट एम डी की फाइल को देखें पकड़वाते कैसे हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एनालिसिस डॉट एम डी की फाइल को ऐसे करके पकड़ा और यहाँ लाके छोड़ दिया। इससे क्या है कि पूरी लोकेशन को उठा लिया। अच्छा, एक और तरीका है, एक और तरीका है। इसे अब क्या करेगा ये, फॉरवर्ड स्लैश, अब फॉरवर्ड स्लैश के बाद ना आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरे ख्याल है रूट पर खड़े हैं अभी, तो रूट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखें AN, अच्छा तो कैसे आए यहाँ पर, एनालिसिस डॉट एम डी कॉपी रिलेटिव पाथ करके आए। हाँ ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये कॉपी रिलेटिव पाथ करके भी आ सकते हैं आप। इसका तरीका ये था कि आप किसी भी फाइल पर जाएं, कॉपी रिलेटिव पाथ को कॉपी करें और यहाँ लाके पेस्ट करें, तो फाइल तो उसने पकड़ ली। अब आप इसको कह सकते हैं कि रीड दिस फाइल, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं देन आई एम फेसिंग दिस एरर, उसके बाद आप कह दें कि प्लीज रिजॉल्व दिस एरर। इस तरह एंटर करेंगे, वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को इस फाइल से पढ़ के समझ जाएगा, एरर को समझेगा, आपकी फाइल में जाएगा, एक एक फाइल में जाएगा, वहां जाके एरर को ढूंढ के रिजॉल्व करेगा। फिर हो सकता है खुद ही चला भी दे, और चलाने के बाद जो है फिर वो आपको बोले कि भाई मैंने कर दिया रिजॉल्व। आपसे कुछ फाइलों की चेंजिंग के लिए परमिशन मांगेगा, आप यस 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 करेंगे और वो चलाकर। अभी हम जेमिनाई सीएलआई को कोड लिखवाने के लिए यूज नहीं करेंगे, अभी हम जस्ट एरर सॉल्व करवाने के लिए यूज करेंगे। जैसे आप में से कुछ लोग हैं जिनके एरर्स आ रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे। चले मैं क्लास ऑफ करता हूँ।